जानकी का परिवार बेहद ही गरीब था। जानकी के बेटे कमल की कुछ समय पहले ही नौकरी छूट गई थी। घर के हालात बद से बदतर थे। एक रोज जानकी के घर मोहल्ले की शादी का निमंत्रण आता है। अरे बहू, अपनी पड़ोसन रमा की बेटी की शादी का निमंत्रण आया है। अच्छा, उस पिंकी की शादी का? अरे चलो, अच्छी बात है माँ जी। अच्छी बात तो है बहू, लेकिन तुझे तो पता है रमा की बेटी पिंकी काजल की कितनी खास दोस्त है। अब काजल उसकी शादी में हमसे पैसे जरूर खर्च करवाएगी और हाथ में अभी 1 रुपया भी नहीं है। अरे माँ जी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। खैर, तब का तब देख लेंगे। अभी शादी में 10 दिन से ज्यादा समय है, तब तक इन्हें भी कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। मैं भी भगवान से यही दुआ कर रही हूँ। घर की माली हालत जिस हिसाब से चल रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी। जानकी के बेटे के काम छूटने के बाद मानो जानकी पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। जानकी अपने घर का खर्चा भी ढंग से नहीं निकाल पा रही थी और जानकी का बेटा लगातार काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक रोज जानकी के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे अरे जानकी, कहाँ है तू? लगता है रमा की बेटी की शादी की तैयारियां कर रही है। वैसे उस दिन तू पहन क्या रही है? जो कपड़े घर में है वही पहन कर जाऊंगी। वैसे तू ये पूछने क्यों आई है? कहीं तेरी ड्रेस में हीरे मोती तो नहीं जड़े हुए? अरे मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि मेरा बेटा शहर से पूरे 3000 की साड़ी लेकर आया है और साड़ी भी क्या खूबसूरत है। देखकर तो दिल कर रहा है कि आज ही पहन लूं। लेकिन मैंने सोचा कि रमा की बेटी की शादी है तो मैं वहीं पहनूंगी ये साड़ी। तू हमें यहाँ साड़ी के बारे में बताने आई है या हमारी गरीबी का मजाक बनाने आई है? तुझे पता ही है मेरे बेटे की नौकरी छूट गई है और घर का खर्चा भी ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा, और तू है कि बस अपने बेटे और उसके पैसों के गुणगान करती रहती है। अरे जानकी, तू तो बुरा मान गई। मेरा बेटा साड़ी लाया तो है, मैं तुझे बस बताने चली आई। अब मेरे बेटे के पास पैसे हैं तो मैं भी सीना ठोक कर कहती हूँ कि अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है बेचारा। खैर तू अपना ध्यान रख, मैं चलती हूँ। जानकी को विमला की बात बुरी लगती है, लेकिन जानकी उस वक्त विमला को कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि विमला भी जानबूझकर जानकी को ये सब कहने आई थी। अब विमला के जाने के बाद जानकी की बहू पूजा अपनी सास जानकी से बड़े ही प्यार से कहती है, माँ जी, आप भी कहाँ विमला काकी की बातों पे ध्यान दे रहे हैं? विमला काकी तो 1 नंबर की चुगलखोर है। छोड़ी जाने दीजिए, जो होना था वो हो चुका। बहू, मुझे इस विमला की चिंता नहीं है, मुझे तो बस काजल की चिंता हो रही है। अगर उसके विमला ने कान भर दिए तो वो नासमझ है, बिना बात घर में आकर झगड़ा करती फिरेगी। आप नंद जी की चिंता मत कीजिए, मैं अपनी ननद को समझा लूंगी। ऐसे ही समय निकल रहा था और अब भी कमल को कोई काम नहीं मिलता। धीरे धीरे रमा की बेटी पिंकी की शादी की तारीख भी नजदीक आ रही थी और पिंकी जानकी की बेटी काजल की दोस्त थी। एक रोज काजल अपनी माँ जानकी से कहती है, माँ, आप जानती हो ना पिंकी मेरी कितनी अच्छी दोस्त है और उसकी शादी हो रही है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं घर के हालात को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन माँ, मेरी दोस्त की शादी है और मैंने बहुत सपने देखे हैं। मैंने सोचा था कि एक अच्छी सी ड्रेस लूँगी, अच्छा सा मेकअप करवाऊँगी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण मैं आपको कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन मुझे ड्रेस चाहिए तो चाहिए, मेकअप ना ही दिलाओ तो। देख काजल, तू भी जानती है घर की स्थिति कैसी चल रही है। घर में एक एक पाई जोड़कर 2 वक्त के राशन के लिए हम बड़ी मुश्किल से पैसा जुटा पा रहे हैं, और तू कह रही है कि तुझे अब नई ड्रेस चाहिए। अरे नहीं नहीं, इतना कुछ तो मैं तेरे लिए नहीं कर पाऊंगी। माँ, आप जानती हो ना, मैं कभी कभी कहती हूँ आपसे, मेरा छोटा सा एक सपना था माँ, अब वो भी पूरा नहीं कर सकती। मैं गरीब में रह के ना पछता रही हूँ। तू ये कैसी बातें कर रही है? तू घर की स्थिति अच्छे से जानती है, फिर भी घर की स्थिति से अनजान क्यों बनी बैठी है? मुझे नहीं पता, मुझे अपनी दोस्त की शादी में ड्रेस चाहिए तो चाहिए, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे ड्रेस चाहिए तो चाहिए। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। अब जानकी उदास हो जाती है और अपनी सास को उदास देखकर पूजा अपनी सास जानकी की हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, माँ जी, इतनी चिंता मत कीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी ननद जी थोड़ी ना समझ है, बच्ची हैं अभी वो। जानकी को अब चिंता होने लगी थी कि रमा की बेटी पिंकी की शादी में जानकी कितने पैसे और कहां से लाएगी, जो वो अपनी बेटी के लिए नया ड्रेस लाकर उसे दे सके।
और उसने तो पूरे घर के नाक में दम कर रखा था कि उसे नई ड्रेस चाहिए। एक रोज जानकी और पूजा घर में नहीं होते। काजल आंगन में बैठी होती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे काजल बिटिया, लगता है तेरी माँ घर पर नहीं है। हाँ, किसी काम से ना माँ भाभी भैया बाहर गए हैं। कहिए विमला काकी, कुछ काम था? माँ आएंगे तो मैं बता दूंगी। मैं तो ऐसे ही चली आई, लेकिन मुझे तुझसे एक बात करनी थी। तू ही सही समय पर मिल गई मुझे। तेरे दोस्त की शादी है तो क्या कुछ पहन रही है? अरे मुझे तो पूरी उम्मीद है पूरी शादी में तू ही सबसे अलग लगेगी। अच्छा मजाक कर रही हो विमला काकी? आप जानती हो ना भैया का काम छूटा हुआ है, घर में बहुत दिक्कतें हैं, और आप कह रही हो कि मैं शादी में अलग दिखूंगी। विमला तो काजल के कान भरकर चली जाती है। अब काजल एक बार फिर घर में कलेश करती है कि उसकी दोस्त की शादी है, उसे अच्छा से कपड़े चाहिए। लेकिन जानकी के हाथ पर पैसे नहीं थे। अब पूजा, जिससे सिलाई का काम बहुत अच्छा आता था, अब वो अपनी ननद के लिए ड्रेस बनाने का मन बनाती है। लेकिन ये बात पूजा किसी से नहीं कहती। ऐसे ही शादी का दिन नजदीक आ रहा था और समय बीत रहा था। अब शादी वाले दिन काजल घर में खूब बवाल करती है। आज मेरी दोस्त पिंकी की शादी है और आप लोगों ने मुझे एक ड्रेस लाकर नहीं दिया। कैसा परिवार है मेरा? आप लोगों को शर्म तो आती नहीं है कि आपकी बेटी एक एक चीज मांग के पहनेगी? आप तो कुछ दे नहीं पाते मुझे। तुझे सब कुछ पता होते हुए भी अगर तू अनजान बन रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। माफ कर मुझे, और तुझे जो करना है करती रह। घर में 10 दिन से तूने ड्रेस को लेकर ड्रामा कर रखा है, जबकि तू जानती है कि हमारा हाल कितना बेहाल है। घर में खाने की स्थिति बिगड़ी हुई है और तुझे कपड़ों की पड़ी हुई है। काजल अपनी माँ की बात सुनकर कमरे में जाकर खूब रोना धोना करती है। जानकी को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कुछ देर बाद पूजा अपनी ननद के लिए एक सतरंगी ड्रेस लेकर आती है, जो कि एक गाउन था। उसमें हर तरह के कपड़े लगे हुए थे और वो बहुत प्यारा भी लग रहा था। रंग बिरंगा गाउन देखकर एक पल को जानकी भी हैरान रह जाती है। अरे बहू, ये ड्रेस कहाँ से खरीद लाई तू? ये तो बड़ा महंगा लहंगा लग रहा है। अरे बाप रे, उस लड़की की जिद पूरी करने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ड्रेस मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, बल्कि अपने हाथों से बनाया है। मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? अरे इतना सुंदर गाउन तूने अपने हाथों से बनाया है? बिल्कुल माँ जी, यह गाउन मैंने अपने हाथों से बनाया है। मुझे सिलाई का बहुत शौक है। मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अब जानकी भी वो ड्रेस लेकर अपनी बेटी काजल को दे देती है। काजल भी सतरंगी ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ को गले से लगा लेती है। लेकिन काजल को ये नहीं पता था कि ये ड्रेस उसकी भाभी पूजा ने अपने हाथों से बनाई है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेस उसकी माँ उसकी जिद पर खरीद कर लाई है। अरे माँ, कितना प्यारा गाउन लेके आई हो, और बहुत प्यारा है ये मुझ पे कितना अच्छा लगेगा। अब पूरी शादी में सब मुझे ही देखेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे पता था तुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आएगी। अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। ना जाने एक ड्रेस के लिए तूने कितना ड्रामा मचा दिया। अब पूजा का बनाया हुआ सतरंगी गाउन पहनकर ही काजल अपनी दोस्त पिंकी की शादी में शामिल होती है। और पूजा का बनाया हुआ सतरंगी गाउन देखकर शादी में हर कोई काजल की तारीफ करता है। यहाँ तक कि विमला भी खुद काजल के पास आकर काजल के उस गाउन के बारे में पूछताछ करती है, जो कि काजल पर बेहद सुंदर लग रहा था। आरती और राकेश की इकलौती बेटी रागिनी, जो बहुत ज्यादा रोया करती थी। पता नहीं क्यों वो जब भी रोया करती खुद को शीशे में देखा करती और रोती रहती। ऐसे ही एक दिन जब रागिनी शीशे में खुद को देखकर रो रही होती है, तभी उसकी सहेली विभा उससे पूछती है, क्या बात हो गई? तेरी विदाई होने वाली है क्या, जो ऐसे फूट फूट कर रो रही है और खुद को ही निहारे जा रही है? जा यहाँ से। तू नहीं समझेगी मेरा दर्द। जब से पैदा हुई हूँ तब से रोई जा रही हूँ बस। अच्छा, मतलब तू पैदा होते ही रोना शुरू किया था क्या तूने? आज तक बंद ही नहीं हुआ, इसलिए तेरा मुंह ऐसा है। कोई भी तुझे देखे और उसे लगेगा कि तू रो रही है। मतलब क्या है तेरा? देख ले, मेरा मुंह तो बढ़िया है। शायद तेरी आंखें खराब हो गई हैं। मेरा मुंह रोंदू नहीं है, मैं रो रही हूँ, समझी? अरे हाँ, बात तो बिल्कुल तू सही कह रही है। बिना रोए तो तू माधुरी लग रही है। अब मत रोना, ठीक है? रोते हुए तू बंदरिया लगती है। अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? कुछ कह नहीं रही हूँ तो तुम कुछ भी बोलती रहोगी क्या? रोने के साथ साथ रुलाना भी आता है मुझे।
और अब इज्जत के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ, वरना वरना क्या? हाँ, मेरे भी हाथ बहुत अच्छे से चलते हैं, मुझे गलती से भी हाथ मत लगा देना और पता भी नहीं चलेगा और सच में रोती रहेगी, रोंदरू कहेगी बस। इतना बोलकर विभा अपने घर की तरफ चली जाती है और रागिनी खुद को शीशे में देखते हुए बोलती है, देख रागनी देख, तुझे तो कोई भी आकर कुछ भी सुना जाता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मेरी कोई इज्जत नहीं है, बेकार में आ गई हूँ मैं इस दुनिया में। रागिनी खुद को शीशे में देखकर बातें कर ही रही होती है, तभी वहाँ उसकी माँ आती है और बोलती है, क्या हुआ मेरी बच्ची को? ना क्यों रो रही है? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? मुझे बता, किसने मेरी गुड़िया को रुलाया है? बस कीजिए आप तो, बस दिखावा ही है आपका। करती तो कुछ भी नहीं हो, बस हर वक्त ड्रामा ही करती रहोगी। भला आप मेरे लिए कब बोलोगी? कब बोलेंगी? क्या मतलब? क्या बोलूं और किसके लिए बोलूं कि मेरी बेटी को मत रुलाया करो? लेकिन नहीं, तू हर रोज किसी न किसी से लड़कर रोने का बहाना ढूंढ ही लेती है, तो जा रो ले। हाँ रोती हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है और कुछ नहीं। मैं जब तक रोती रहूंगी मैं तब तक चमकती रहूंगी। ये क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या तू? अब मुझे ये बता, भला रोने से कौन चमकता है? रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली है। रुक, पानी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे पास पानी है। कब लेकर आई तू पानी? मैंने तो तुझे एक भी बार रसोई में घुसकर पानी लाते हुए नहीं देखा, तो फिर कब ले आई पानी? सुबह ही जब मैं यहाँ रोने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मैंने पानी भी लाकर रख दिया था और मैं पानी पिए जा रही हूँ, इसीलिए तो मैंने अभी तक आपसे पानी नहीं मांगा। दिखा मुझे भी, आखिर कितना पानी लेकर बैठी है तू, मैं भी तो देखूं। रागिनी अपनी माँ को पानी की बाल्टी दिखाती है। पानी की बाल्टी आधी हो चुकी थी। ये देखकर आरती अपने सर पर हाथ लगा लेती है और बोलती है, अरे लड़की, पागल हो गई है क्या? इतना ज्यादा पानी लेकर कौन बैठता है? अब पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है, अब खाना खा लेना बस, अब कोई बहस नहीं। क्यों माँ, पानी तो जीवन है और आप जीवन से मुझे मुंह फेरने को कह रही हैं। क्या बात है माँ, आपको तो पता है ना माँ, पानी ही बचेगा हमारे पास पीने को, इसीलिए अभी से इसकी कदर कर लो। बस कर नौटंकी, कभी तो हमारी तरह जिंदगी बिता कर देख। रोती रहेगी जब देखो, पानी पीती रहती है, रोती रहती है। रोने से तेरे सर में दर्द नहीं होता क्या? नहीं माँ, सिर में दर्द क्यों होगा? आपको पता है, रोते रहने से हमारे चेहरे में कोई दाग धब्बे नहीं आते, झाइयाँ भी नहीं आती, ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए तो मैं रोती रहती हूँ। अरे ये सारी गलत बातें तुम्हारे दिमाग में डालता कौन है? ये सब निकाल दे, वरना रोते रोते तेरी आंखों की टंकी से पानी सूख जाएगा। नहीं माँ, मेरी आंखों से पानी की टंकी कभी खाली नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं दिन भर पानी पीकर रोती हूँ, इसीलिए मेरी टंकी कभी खाली नहीं हो सकती है। हे भगवान, इस लड़की के पास हर बात का जवाब और तरीका होता है। अब ऐसे कब तक करती रहेगी बेटी? कभी तो छोड़ना पड़ेगा, तेरी शादी हो जाएगी तो ये सब तेरी सास नहीं करने देगी। रागिनी अपनी माँ की बात को अनदेखा करते हुए पानी पीती है और फिर से रोने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन गुजरते दिन के साथ रागिनी जरा सी भी नहीं बदलती। ऐसे ही एक दिन जब रागिनी पानी पी रही होती है, तभी उनके घर मालिनी नाम की एक औरत आती है और बोलती है, अरे बाप रे बाप, इतना पानी कौन पीता है? अगर तुम्हारी तरह मैं भी इतना पानी पीने लगी, मेरा पेट तो फट ही जाएगा। बाप रे। अरे आंटी, ये मेरा रोज का काम है, इसीलिए मैं इतना पानी आराम से पी जाती हूँ। वैसे भी ज्यादा पानी पीने से हमारा चेहरा बहुत ग्लो करता है। हाँ, मुझे मालूम है, ज्यादा पानी पीने से चेहरा क्लियर होता है। वैसे बेटी, क्या ये आरती जी का घर है? जी हाँ, ये मेरी माँ का ही घर है। आइए ना अंदर, मैं अभी माँ को बुलाती। मालिनी के आने पर रागिनी का आज रोने का प्लान कैंसिल हो जाता है और वो बस पानी पीकर ही रह जाती है। कुछ देर बाद आरती बाहर आती है और मालिनी को देखकर बोलती है, बहन जी आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस वक्त, लेकिन आप तो कुछ दिनों बाद आने वाली थी ना, तो अचानक कैसे? कैसी बात कर रही हो आप भी माँ? अगर आंटी वक्त से पहले आ भी गई है तो क्या हो गया? आंटी, आप माँ की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारी माँ घबरा कर ऐसे क्यों बोल रही है? वैसे बहुत प्यारी बातें करती हो तुम, और तुम्हारी माँ मेरे आने से घबरा क्यों गई? अगर मुझे पता होता तो मैं माँ को ऐसा क्यों बोलती?
मुझे कुछ भी नहीं पता, अब आप ही बता दीजिए। पागल लड़की, ये तुम्हें देखने आए हैं, मतलब तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अब मैं अभी आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। रागिनी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और तभी आरती और मालिनी हंसने लगती हैं। तभी मालिनी बोलती है, शायद शर्मा गई। सच में बहन जी, आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। मुझे तो बहुत पसंद है आपकी बेटी। अब तो रागिनी के हाँ का ही इंतजार है। लेकिन बहन जी, आपका बेटा भी अगर रागिनी को देखकर पसंद कर लेता तो अच्छा होता। ऐसे सिर्फ एक ही पसंद से शादी करना। आपको क्या लगता है मैं यहाँ अपनी खुशी से आई हूँ? नहीं, मुझे यहाँ मेरे बेटे ने भेजा है, क्योंकि वो रागिनी को बहुत पहले से ही पसंद करता है। इसलिए अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहन जी, आपको मेरी बेटी के बारे में सब कुछ मालूम तो है ना? वो क्या है ना, बाद में कोई कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता है। आप चिंता मत करो, मेरे बेटे को रागिनी के बारे में सब कुछ मालूम है। और मुझे तो ये जानकर हैरानी हुई कि आपकी बेटी अपने चेहरे के ग्लो के लिए इतना कुछ करती है। ये बात अच्छी बात है। पानी भर भर के पीती है। अब शायद मैं भी उससे कुछ सीख लूं। चलो अच्छा हुआ, इनको सब कुछ पता है। मुझे अब कोई चिंता नहीं इस पागल की। इनको रोने वाली बात पता है या नहीं? अब क्या सोच रही हो? अब तो जल्दी से दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। मालिनी और आरती दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिनों में रागिनी और अरुण की सगाई हो जाती है और देखते ही देखते शादी भी। रागिनी अपने ससुराल जाती है और उसकी सास अगली सुबह की तैयारियों के बारे में उसको अच्छे से समझा देती है। अगली सुबह रागिनी रोती है, तभी डरकर अरुण उससे बोलता है, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कुछ कहा है क्या या फिर डांटा है? बताओ। अच्छा एक काम करो, मत बताओ, चुप तो हो जाओ। अरे रो मत। अरे क्यों रो रही हो? नहीं, मैं कई दिनों से रोई नहीं हूँ, मुझे मत रोको, रोने दो मुझे। मैं काम करता हूँ, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। तुम्हें जितना रोना है तुम रो लेना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मैं जा रहा हूँ। अरुण अपने कमरे से निकल ही रहा होता है, तभी वहाँ मालिनी आती है और अरुण से पूछती है, क्या हुआ? बहू को क्यों रुला रहा है? बहू तू मत रो, मैं हूँ ना, मुझे बता। अरुण को मैं सबक सिखाती हूँ अभी। नहीं माँ जी, अरुण जी ने कुछ भी नहीं किया। तो तू रो क्यों रही है पागल? माँ जी, मैं दिन भर पानी पीकर रोती हूँ क्योंकि मेरे चेहरे में ग्लो आ जाएगा। आप भी किया करो। रागिनी की बात सुनकर उसके ससुराल वाले हैरान हो जाते हैं और अब रागिनी के साथ उसकी सास भी रोती है। लेकिन मालिनी अपनी किस्मत पर और रागिनी अपने ग्लो के लिए। अनीता अपनी माँ शांति के घर रोते हुए आती है और उससे कहती है, माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी एक दूसरी लड़की की वजह से। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं गर्भवती हूँ। कुछ नहीं सोचा, बस मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, पहले मेरी जिंदगी में दुख कम थी क्या, जो मेरी बेटी को भी वापस से उसके मायके भेज दिया। मैं अपना खाना पीना नहीं कर पाती, अब अपनी गर्भवती बेटी को क्या खाने को दूंगी। माँ, आपने पुराना वाला घर क्यों छोड़ दिया? वहाँ तो हमें सब जानते थे, फिर क्यों छोड़ा वो घर? बेटा, रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों ने किराया इतना बढ़ा दिया था। बूढ़े लोगों की जो पेंशन मिलती है उससे तो घर का राशन ही हो पाता था, लेकिन उस घर का किराया। माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं कहीं काम करके थोड़ा बहुत खर्चा निकाल ही लूंगी। नहीं बेटा, तू गर्भवती है, तुझे आराम चाहिए, तू काम नहीं करेगी। बेटा, मैं कहीं काम कर लूंगी, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। माँ, आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब है पहले से ही और आप इस हालत में काम नहीं करेंगी। मैं संभाल लूंगी, बस आप परेशान मत होइए। पता नहीं क्यों भगवान ने हम दोनों गरीब माँ बेटी की किस्मत में परेशानी ही परेशानी लिखी है। माँ, किस्मत को कोस कर क्या ही होगा, जो होना था वो तो हो चुका। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं हम, किसी को रोकने से थोड़े ना कुछ हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो थोड़ा आराम कर ले, शाम को दोनों माँ बेटी साथ में खाना खाएंगे। हाँ माँ, और खाना मैं ही बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए, आपने तो मेरे हाथ का खाना ही नहीं खाया है ना, इसीलिए। इतना बोलकर अनीता थोड़ा आराम करने के लिए चली जाती है। शाम को अनीता जब उठती है तो रसोई में जाती है,
लेकिन पूरी रसोई खाली पड़ी होती है। उसमें ना ही कुछ खाने को होता है और ना ही कुछ बनाने के लिए। ये सब देखकर अनीता शांति को बिना परेशान किए ही अपनी पड़ोसन रमा के घर चली जाती है और डोरबेल बजाते ही थोड़ी देर में रमा की बहू नंदिनी आती है और अनीता को देखकर बोलती है, जी बोलिए, आप कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम था क्या? जी मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, शांति जी की बेटी हूँ। वो थोड़ा आटा चाहिए था, खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा अभी शाम को कैसे लेकर आऊंगी। गर्भवती हूँ ना, इसीलिए कल मैं किसी को बोलकर ले आऊंगी। अच्छा, आओ बैठो, मैं आटा लेकर आती हूँ। नंदिनी अनीता को अंदर लाकर बैठा देती है। वहीं रमा भी होती है। रमा अनीता से कहती है, बेटा तुम यहाँ अकेले आई हो? तुम्हारा पति नहीं आया क्या? ऐसी हालत में तो उसे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। पहले ही तुम्हारी माँ इतनी गरीब है और अब तुम भी आ गई, कैसे सब होगा? वो क्या कर रही है बेटा तू? तेरा पति तुम लोगों को खाने पीने को पैसे नहीं भेजता क्या? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए मैं अपनी माँ के घर रहती हूँ। क्या तेरे पति ने तुझे इस गर्भवती हालत में घर से निकाल दिया? चलो कोई बात नहीं, जो भी होना होता है अच्छे के लिए ही होता है। गर्भवती गरीब पड़ोसन है हमारी, अब इसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बिना झिझक के आ जाया करो और इसे अपना ही घर समझना। जी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरों की परेशानी को बहुत अच्छा समझते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। पहले इसकी माँ मांग के काम चलाते थे और अब बेटी भी वही काम कर रही है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से तो। अनीता वहाँ से आटा लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के लिए खाना बना देती है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अनीता कोई छोटा मोटा काम देख रही होती है जिसे करके वो अपना घर चला सके, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता। बहुत देर तक भटकने के बाद वो परेशान होकर सड़क पर ही बैठ जाती है। नंदिनी उसे सड़क पर अकेले ऐसा बैठा देख लेती है और अनीता के पास जाकर उससे कहती है, अरे अनीता, तुम यहाँ अकेले सड़क पर क्यों बैठी हो और बहुत थकी थकी भी लग रही हो? तुम्हें अपना जरा भी ध्यान नहीं है क्या? गर्भवती हो तुम, थोड़ा तो सावधानी रखा करो ना। क्या बताऊं बहन, मैं काम की तलाश के लिए निकली थी, लेकिन कहीं भी काम ही नहीं मिला, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अब इस हालत को देखकर कोई काम देने को राजी ही नहीं हो रहा है। बस इतनी सी परेशानी? तुम मुझसे आकर बात करती ना, पक्का मैं तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा ही देती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बता ही दिया है ना, अब मैं अपने पति से बात करके तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा दूंगी। अब चलो तुम मेरे साथ मेरे घर, थोड़ा सा कुछ खा लेना, फिर अपने घर चले जाना। नंदिनी अपने साथ अनीता को घर लेकर चली जाती है। घर ले जाने के बाद उसे नींबू पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास रमा आती है। दोनों को साथ देखकर रमा नंदिनी को थोड़ा साइड ले जाकर उससे कहती है, बहू तू इसे घर क्यों लेकर आई है? ये गरीब गर्भवती पड़ोसन अपना तो घर संभाल नहीं पाई और अब यहाँ अपनी माँ पर बोझ बनने आ गई है। तो इससे थोड़ा दूर ही रहा कर, मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हो। अनीता तो सच में बहुत अच्छी है। मैं रास्ते में उससे बात करते हुए आई हूँ। गर्भवती है, गरीब है, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी, अकेले ही सब संभाल रही है। तुझे समझ नहीं आ रहा? पहले इसने खुद का घर तोड़ दिया, अब तुझे भी समझाने आ गई। मैं बोल रही हूँ दूर ही रह, वही अच्छा होगा। तू इसे घर से जाने को बोल दे अभी, समझी? रमा की बात अनीता सुन लेती है और उससे बोलती है, आप सही बोल रही हो। गर्भवती पड़ोसन को अपने घर बुलाने में आपको परेशानी हो रही है और यही कोई अमीर होता तो आप जाकर उसकी सेवा पानी करती। कोई बात नहीं, आपको परेशानी हुई उसके लिए माफ करना। आगे से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं चलती हूँ। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। बेचारी के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो लोगों के घर में काफी मिन्नतें करने के बाद झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बाद भी वो ये सब काम करती है और अपनी माँ की भी देखभाल करती है। धीरे धीरे दिन निकलते रहते हैं। कुछ दिनों बाद अनीता का पति विकी शराब पीकर वहाँ आता है और अनीता के घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, कहाँ हो अनीता? आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो घर चलो। विकी की आवाज सुनकर वहाँ आस पड़ोस के सभी लोग आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता भी वहाँ आ जाती है
और ऐसे तमाशा देखकर अनीता कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, बात यही करनी है। तू जब तक वहाँ थी वो लड़की तब तक ही मेरे साथ थी, लेकिन जब उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो मुझे छोड़कर भाग गई। चलो अब तुम मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं, आपका जब मन करता है आप किसी पराई लड़की को ले आते हो। एक बार होता है, 2 बार होता है, हर बार मैं ये नहीं देख सकती। क्या तुम मुझे मना कर रही है? तुझे तो अभी मैं सबक सिखाता हूँ। विक्की अनीता पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि इतने में नंदिनी उसे रोक देती है और कहती है, देखा माँ जी, गलती इसकी नहीं बल्कि इसके पति की थी, लेकिन ये बेचारी फिर भी चुपचाप सह रही थी। और जब इसे घर से निकाल दिया था तो यहाँ आकर अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन बनाना चाहती थी, और आप इसे गलत बोल रही थी। बहू तो सही बोल रही थी। गरीब गर्भवती पड़ोसन का हमें सहारा बनना चाहिए था, और मैं तो इसे ही ताने मार रही थी। बेटा मुझे माफ कर दे, और तुझे ये आदमी थोड़ा सा भी और परेशान करे ना तो मुझे बताइयो, अभी तो छोड़ दे रही हूँ। अगर दोबारा यहाँ दिख गया ना और मेरी गरीब गर्भवती पड़ोसन को परेशान किया तो जेल भिजवा दूंगी। भले ही रमा ने अनीता को कितना ही कुछ क्यों ना बोला हो, लेकिन जब उसे सच पता चलता है तो वो पड़ोसन होने का फर्ज निभाती है और विक्की को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद अनीता को अपने बेटे से बोलकर एक अच्छा सा काम भी दिलवा देती है और अपनी गरीब गर्भवती पड़ोसन का हर बुरे वक्त में हमेशा साथ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।